नमस्कार। आजकल कई बार बच्चे लोग बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न पूछ लेते हैं। तभी एक कलाकार ने मुझसे कहा कि आप मुझे नृत्य की शिक्षा देंगे? तो मैंने कहा हाँ, ठीक है, मैं दे दूँगी और आजकल तो ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा है। तो हालाँकि मैं इतना कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी आपको सिखा सकूँ। तो उठते ही उसने एक प्रश्न मुझसे कर दिया कि मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। तो पहले तो मुझे बहुत अजीब सा ये बात लगा, ये किस तरह का क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका क्या मकसद क्या है? कि आप क्या प्रोफेशनल क्या कहते मैं प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ और अपने आप को ही कहलाना चाहता हूँ कि मैं आई एम ए प्रोफेशनल डांसर। तो मैंने कहा आप इस चीज़ को समझते हैं कि प्रोफेशनल चीज़ क्या है? क्योंकि जहाँ तक मेरे अपने विचार हैं मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने उससे भी किया कि प्रोफेशन का मतलब अगर आप किसी प्रोफेशन को चुनते हैं, जैसे मैं इसी में काम करना चाहता हूँ, जैसे आपने डॉक्टर की लाइन का प्रोफेशन चुना, इंजीनियरिंग लाइन का प्रोफेशन चुना, तो ऐसे आपने डांस का भी चुना। तो आपने ये समझा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर या इंजीनियर या और जितने भी प्रोफेशंस हैं जब आप चुनते हैं तो उसके चुनाव में थोड़ा-सा अंतर होता है, लेकिन जब आप डांस का प्रोफ़ेशन चुनते हैं, तो उसका चुनाव में थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग ये नहीं समझ पाते, ये नहीं उसकी पूरी नॉलेज ले पाते कि डांस का प्रोफ़ेशन हम क्यों और क्या, कैसे, किस तरह चुनें। देखा जाए तो अगर हम डॉक्टर की लाइन में जाते हैं तो हमें पूरा होमवर्क करना पड़ता है। कितने साल का ये कोर्स है, 6 साल, 7 साल, 8 साल कितने का है, कितनी इसमें मेहनत है, कितनी इसमें प्रैक्टिस है। उसके बाद इंटर्नशिप करनी पड़ती है। ऐसे और भी लाइन्स ऐसी हैं जहाँ पे हर तरह के हर चीज़ के सब्जेक्ट्स को हम पूरा होमवर्क करते हैं। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि जहाँ डांस का प्रोफ़ेशन आ जाता है, वहाँ लोग उसका ढंग से होमवर्क नहीं कर पाते। 2-4 प्रोग्राम्स देखे, बच्चों के प्रोग्राम्स देखे, स्टेज का परफॉर्मेंस देखा और इधर-उधर ड्रेसेस अच्छी ड्रेसेस हैं, ये है, वो है, बहुत नाम है, ये है, बहुत है, इतना करके वो ही प्रोफ़ेशन को चुन लेते हैं। लेकिन उसका कोई होमवर्क नहीं करते। तो मैं ये सिर्फ़ यही बात कहना चाहती हूँ कि जैसे और प्रोफ़ेशन आप लोग चुनते हैं, तो ऐसे ही बिकॉज़ ये परफॉर्मिंग आर्ट है, इसके अंदर भी उतना ही होमवर्क अगर आप करें, तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप उस प्रोफ़ेशन को बेटर ढंग से चुनें। क्या होता है आगे जाके जब आप प्रोफ़ेशन को ढंग से स्टडी नहीं करते, तो फिर आगे जाके कुछ फ्रस्ट्रेशंस आ जाती हैं, जो शायद इस परफॉर्मिंग आर्ट में होने के कारण थोड़ा-सा अलग हो जाता है। तो मैं यही चाहूँगी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस प्रोफ़ेशन को चुनने में बहुत सहायक होते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट्स होता है कि हम जिस तरह और सब्जेक्ट्स को हम पूरा होमवर्क करते हैं, इसमें भी हमें पूरा होमवर्क करना पड़ता है, करना चाहिए कि हम किस गुरु से सीख रहे हैं, कैसी स हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कितना रियाज़ कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, हमारा गुरु क्या चाहता है, क्या नहीं है, वेदर ये गुरु हमें इस प्रोफ़ेशन में आगे लेके जाएगा, नहीं जाएगा, किस तरह ये पूरी स्टडी करनी पड़ती है और इसको करनी भी चाहिए। अब जैसे पहले हमारे वक़्त में तो ये होता था कि अब गुरु ने तत्कार सिखाया तो तत्कार पे लगे हुए मेहनत कर रहे हैं, टुकड़ों की पढ़न है तो टुकड़ों की पढ़न तो हो रही है पूरी। तो लगे हुए बैठे हैं, अभिनय पक्ष है तो अभिनय पक्ष हो रहा है, कला पक्ष है तो कला पक्ष है, तत्कार है तो तत्कार, टुकड़े, चक्कर। तो एक एक रियाज़ का अपना अलग मायना होता था। तो क्या आप उतनी मेहनत कर सकते हैं उसमें? इतने साल, अब आपने फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकंड ईयर कर लिया, थर्ड ईयर कर लिया, आजकल क्या टाइम है? आजकल यही टाइम है कि डिग्री पास करके लाते थे, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर कर लिया, उसके बाद स्कूल कॉलेजेस में चले गए और कहने लगे जी क्या है, आई एम ए प्रोफेशनल डांसर, आई एम प्रोफेशनल आर्टिस्ट। तो आपने उस प्रोफेशन के साथ कितना जस्टिस किया है, ये आपने देखा कभी? आप उसका कितना जस्टिस कर पा रहे हो उस आर्ट के साथ? ये होना बहुत ज़रूरी है, कितनी मेहनत कर पाओगे या नहीं कर पाओगे इस फील्ड में।
जो जो इसकी स्ट्रगल्स हैं, जो जो इसकी सफरिंग्स हैं, वो आप ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, वो आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें देख के आप इस प्रोफेशन को चुनिए। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं उसमें, और कितना अपना वक्त लगा सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं, और कितने पेशेंस हैं आपके अंदर गुरुओं को सुनने के, अच्छे गुरुओं को सुनने के। दूसरा पॉइंट आता है हमारा इस प्रोफेशन में सोशलिज्म का, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। क्या है कि ये जो परफॉर्मिंग आर्ट है, इसके अंदर ये डॉक्टर और इंजीनियर की तरह नहीं होता। इसमें जितना आप सोशल रहेंगे, जितना लोगों से बातें करेंगे, जितना लोगों को अपना आर्ट बताएंगे, दिखाएंगे, उतना ही आपको उस प्रोफेशन में नाम मिलेगा, उस प्रोफेशन में आप आगे बढ़ेंगे। मेरे ही कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं चाहते थे कि वो फेसबुक पे आएँ, तो मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा आप इतना अच्छा डांस करते हो बच्चा, तो आप अपनी छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाइए। मैं उनको करेक्ट करूँगी, कहाँ गलत है, कहाँ सही है। उसमें आपको जब क्रिटिसिज़्म मिलेगा तो आपकी एक प्रगति होगी। आपको पता चलेगा आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो, कहाँ कैसे हो। तो आपको सोशल होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको कोई जानेगा ही नहीं कि कौन है, तो आप कैसे अपने अपने आर्ट को आगे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि ये परफॉर्मिंग आर्ट है, तो इसमें सोशलिज़्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं, ए और बी, दोनों ही एक ही तरह के डांस कर रहे हैं, ठीक है? एक तो बहुत ही फेसबुक पे छाया हुआ है कि उसने अपने वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं, और लोगों को दिखा भी रहे हैं, और ये भी है, वो भी है, लेकिन एक दूसरे में बस खाली मेहनत ही कर रहा है, उसको कोई जानता तक नहीं कि कौन है। तो ये दोनों बातें अलग आ जाती हैं। तो इसलिए इस आर्ट को अगर, इस परफॉर्मिंग आर्ट को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, एज़ ए प्रोफ़ेशन बनाते हैं, तो ये दूसरा पार्ट जो है आपका सोशलिज़्म का, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितना अपने आर्ट को कितना आगे लेके जा रहे हैं। उसमें क्रिएटिविटी आप क्या है, आप बहुत अच्छी चीज़ दिखाते हैं। जब आपको आपको क्रिएटिविटी आपने जो बनाई है, करी है, वो जब आप किसी को बताओगे नहीं, कैसे पता चलेगा? तो ये बहुत ज़रूरी है। हालाँकि हो सकता है कई लोगों को इसमें एतराज़ हो कि ये बात गलत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को सोशल रखें। तीसरा जो पॉइंट है, जो बहुत अहम पॉइंट है, जिसका मुझे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, मैं मानती हूँ, मेरी बहुत इसका स्ट्रॉन्ग है ये इसका, कि ये जो तीसरा पॉइंट आता है, ये आर्टिस्ट को, जो आर्टिस्ट इस प्रोफ़ेशन को चुनते हैं, वो बहुत डाउन टू अर्थ होने चाहिए, बड़े हम्बल होने चाहिए, उनमें झुकाव होना चाहिए, क्योंकि ये झुकाव ही उनके आर्ट की को प्रगति की ओर लेके जाता है। क्योंकि जितना वो झुके होंगे, जितना वो अपने क्रिटिसिज्म को सुनेंगे, उतनी ही उनके डांस में प्रगति होगी। तो क्रिटिसिज्म को सुनना ही एक आर्टिस्ट की बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। इसलिए मैं, जहाँ तक मेरा ये है, ये तीसरा पॉइंट आ जाता है, वो यही आता है कि आप अपने क्रिटिसिज्म को ज़रूर सुनिए। क्रिटिसिज्म का भी कई बार अलग होता है। कई ऐसा होता है कि आप गलत, कोई गलत आदमी किसी के लिए क्रिटिसिज्म करता है, ये नहीं कि आप उसको सुन लीजिए, लेकिन आप अपनी समझ के मुताबिक, अपने अपने ढंग से उस चीज़ को आप ये कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उसने जो क्रिटिसिज्म आपको किया है वो सही है, गलत ही है। तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। आपके डांस की उसमें बहुत प्रगति है। आपको जो क्रिटिसिज्म आप देखेंगे, सुनेंगे, आप अपनी चीज़ को सुधारेंगे। क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, आपको समझ में आएगा। तो ये बहुत आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी है। अभी मैं आप एक से अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि कुछ जब मैंने ये फ़ेसबुक स्टार्ट किया था, तो एक बच्चे ने एक ट्यूटोरियल में कुछ किया, तो उसमें कुछ गलत मुझे लगा, शायद पढ़न थी या कविता था, कुछ ऐसा था, तो मैंने उनको क्रिटिसिज्म किया। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में म्यूज़िक डांस ड्रामा क्रिटिक भी रही हूँ, तो थोड़ा दिमाग में वही रहा था कि क्रिटिसिज्म, इसको बताऊँ कि ये चीज़ गलत सही है। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपने ये जो कहा है, आपने ट्यूटोरियल किया है, तो आपने ये जो कहा है, ये मुझे लगा इसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, और वो उन्होंने आगे से मुझे ये जवाब में लिखा कि मैं तो बहुत बड़े-बड़े गुरुओं से डांस सीखा हुआ है, और आप कौन होते हैं मुझे ऐसा राय देने वाले, और मैं तो बहुत बड़े परिवार से डांस सीखी।
तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जिस परिवार की आप बात कर रहे हैं उनके जो बड़े ब्रदर हैं उन्होंने तो मेरे साथ पखावज में बजाया है मेरे नृत्य के साथ। तो मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया, लेकिन मैंने आपसे कहा है तो आप उस चीज़ को देखिए कि वह क्या चीज़ गलत कि नहीं, हमारे गुरु तो परफेक्ट हैं और उन्होंने जो सिखाया ठीक। तो यही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि क्रिटिसिज्म को आप कैसे ले रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने आपको क्रिटिसिज्म कर दिया तो आप बड़े फ्लेयर अप हो जाते हैं और बड़े उस चीज़ को आप ये कहते हैं कि हाँ हमें इन्होंने कह कैसे दिया। तो ऐसी बात नहीं है। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं यही कहती, मैं उनसे ये कहती, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को क्रिटिसिज्म दिया। मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं अपने गुरुओं से पूछूंगी कि आपने जो चीज़ तथ्य रखा है वो कहाँ तक सही है, क्या कैसे है, मैं उनसे पूछूंगी और मैं उनसे अब मैं पूरी कोशिश करूंगी अगर आपने जो मुझे क्रिटिसिज्म दिए मैं उस पर पूरा ध्यान दो। तो एक तरीका होता है कि आप उस क्रिटिसिज्म को कैसे ले रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप क्रिटिसिज्म को लेते रहिए, लेकिन आप उससे उसको उस लेवल को कैसे पीसफुली पेशेंस से उस लेवल को एक्सेप्ट करते हैं, ये एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना हम आप हम्बल रहेंगे, जितना झुकाव रहेगा, उतना ही आपके परफॉर्मेंस में निखार आएगा। तो ये मेरा अपना ही एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों से शेयर किया और मुझे अच्छा लगा। अब जाते जाते एक बहुत अच्छी सी एक बोल मैं एक टुकड़ा सुनाती हूँ आपको। बड़ा अच्छा बोल है ये। दो बोल आपस के जाव सवाल में है। जैसे किसी बोल का आपस में जैसे धाधुन ताकड़ तक दाधे ताकड़ तक तकदान दाते दागे ये तो इस तरह के जो बोल है एक के ऊपर एक आने वाला ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन तागड़ दिन दिन ना धाधुन ताकड़ तक दाधे ताकड़ तक तक दाते लगे देगे देंगे ना कता घे तेरे के तक दाना ना कर दाती दा घेन दादा घेन दादा धरना 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 कता घे तेरे के तक दाना ना कर दाती था घेन दादा धरना 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 कता घेन तेरे के तक दाना ना कर दाती था घेन दादा धरना धरना धरना। तो ये जवाब सवाल का बोल है। मैं एक पखावज के उदय सिंह जी महाराज जी हुए थे, उनसे मैंने ये सीखा था, सोचा आप लोगों से शेयर करा।